नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में एंथ्रो 404 के इस सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, जो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये टॉपिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कोर पार्ट है और इसको समझने के लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गई, जैसे प्राइमेटोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स कह लीजिए, पेलियोकोलॉजी हो गई, जियोलॉजी कह लीजिए, या इवन लिंग्विस्टिक्स। इन सब को मिला के एक स्टडी करनी पड़ती है। खैर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक मीनिंग, स्कोप और डेवलपमेंट, कि ये कैसे एक होलिस्टिक साइंस है जो ह्यूमंस को समझने की कोशिश करता है। दूसरी वीडियो में हमने देखा था एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर और इसका साइंटिफिक नेचर, मतलब ये किस तरह साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच ब्रिज है, कैसे अलग अलग फील्ड्स के बीच में इसका यूजेज होता है। तीसरी वीडियो में हमने देखा, डिटेल में जाना कि एंथ्रोपोलॉजी के चार मेजर ब्रांचेस हैं। सोशियो कल्चरल कह लीजिए, बायोलॉजिकल कह लीजिए, आर्कियोलॉजिकल कह लीजिए, और उनका रेलेवेंस इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए क्या है। तो अब हम इस जर्नी की ओर अगला कदम उठा रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। आखिर हम इवॉल्व हुए कैसे, किस तरह अर्ली होमिनिन से लेके होमो सेपियंस तक का सफर तय हुआ, और किन किन फील्ड से क्लूज मिलते हैं इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये इवोल्यूशनरी एक एक्सपेडिशन, जिसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है? देखिए, जब हम ह्यूमन कह रहे हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली ये समझते हैं कि एक जीनस है होमो, उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, तो सिर्फ हम होमो ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स से जैसे दूसरे होमिनिन्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब साइंटिस्ट दो मेजर व्यूज रखते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए कैसे, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिस पे शायद टिका हुआ है। पहला व्यू ये कहता है कि मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो गए, जहां उन्होंने होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स को रिप्लेस कर दिया। दूसरा व्यू ये है कि ह्यूमंस एक सिंगल वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन की तरह इवॉल्व हुए, ना कि सिर्फ अफ्रीका में। अगर हम टाइमलाइन देखें तो जीनस होमो ने ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में डाइवर्जेंस किया। उसके बाद डिफरेंट होमो स्पीशीज इवॉल्व हुई। होमो इरेक्टस जो एशिया तक स्प्रेड हो गए, होमो निएंडरथलिस जो मेजरली यूरोप में मिला, और फाइनली जो 2 लाख से 1.5 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ, वो है होमो सेपियंस। इसके बाद आता है होमिनिड। होमिनिड एंसेस्टर्स कौन थे? अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। हम भी एप्स ही हैं। जैसे हम प्राइमेट्स और मैमल्स हैं, वैसे ही हम हेप्स भी हैं। मतलब जो नॉन ह्यूमन एप्स हैं, उनमें ऐसा कोई यूनिक फीचर नहीं है जो हम हमें कंप्लीटली अलग बना दे। इनफैक्ट हम बहुत सारे ट्रेड शेयर करते हैं। गिब्बन्स और ओरंगुटन्स जो थोड़े डिस्टेंस रिलेटिव है हमारे, ज्यादा आर्बोरियल होते हैं, मतलब पेड़ों पे ही रहते हैं। आर्बोरियल का अर्थ है पेड़ों पे रहना। दूसरे हैं गोरिल्ला और चिंपांजीज जो हमसे ज्यादा क्लोज रिलेटेड है, ज्यादा टेरेस्ट्रियल है, मतलब जमीन पे रहते हैं पर पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। अगर हम पहले होमिनिड्स की बॉडी देखें, तो उनका बिग टोज दूसरे बिग टोज से थोड़ा अलग था, जैसे आर्बोरियल एप्स में होता है। लेकिन स्केलेटल स्ट्रक्चर बताता है कि वो हैबिचुअली बाइपीडल थे, मतलब दो पैरों पे चलने लगे थे। फोरामन मैग्नम जो स्कल के नीचे होता है, वहां से पता लगा कि ये अपराइट चल सकते थे। हिप बोन शॉर्टर और फ्लेयर थी। फीमर का हेड बड़ा था, जो बाइपेडलिज्म को सपोर्ट करता था। बाइपेडलिज्म जैसे हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, दो पैरों पे चलना। तो इन शॉर्ट होमिनिड एंसेस्टर टेरेस्ट्रियल और बाइपीडल थे, लेकिन कुछ क्वाड्रीपीडल और आर्बोरियल फीचर्स भी रखते हैं। अब हम इस डिस्कशन में जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है होमो सेपियंस और प्राइमेट्स का कनेक्शन। अगर हम अपने डीएनए और फिजिकल ट्रेट्स देखें, तो हम प्राइमेट्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। होमो सेपियंस काफी सिमिलर है एप्स से, और हम ग्रेट एप्स के साथ एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं जो 6 से 8 मिलियन साल पहले रहा होगा। 6 मिलियन साल पहले जो फॉसिल्स मिले, वो सिर्फ अफ्रीका से मिले।
अब तक साइंटिस्ट्स ने 15 से 20 अलग-अलग ह्यूमन स्पीशीज रिकॉग्नाइज की हैं। अब ह्यूमन वर्ड का मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में मेनली होमोजेनस ही होता है। अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्पीशीज को अराइज, अडेप्ट और एक्सटिंक्ट होने के प्रोसेस में डालती है। ये तब होता है जब जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए इसमें चेंज आता है। म्यूटेशन एक प्रोसेस है जो डीएनए इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करती है। जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, दैट इज वो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी और बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये भी इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन किसी एक इंडिविजुअल को नहीं होता, बल्कि एक पूरी स्पीशीज के इनहेरिटेड ट्रेट्स को बदलता है। जब एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो अडेप्टिव जेनेटिक जेनेटिक चेंजेस अगली जनरेशन को पास ऑन हो जाते हैं, जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 10 से 12 मिलियन साल पहले एक एंसिस्ट्रल प्राइमेट लीनिएज दो ग्रुप में डिवाइड होगा। पहला था ग्रेट एप्स। यहाँ से गोरिल्लास, चिंपांजीज, बोनोबोस और ओरंगुटान्स इवॉल्व हुए। ये मोस्टली फॉरेस्ट में आर्बोरियल लाइफ जीते थे। आर्बोरियल यानी कि पेड़ पे रहना। ये क्वाड्रीपेड्स हैं, यानी चारों पैरों पे चलते हैं। दूसरा ग्रुप जो डिवाइड हुआ था वो हुआ था ह्यूमंस में। ये ग्रुप टेरेस्ट्रियल बन गया, यानी लैंड पर रहने लगा। क्वाड्रीपेड से बाइपेड बन गए, यानी दो पैरों पे चलने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन साइज इंक्रीज होने लगा। इस ग्रुप से मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए और इनके फॉसिल्स मेनली अफ्रीका में मिले हैं। अगर इन ग्रुप्स को हम आगे समझें तो धीरे धीरे कुछ कैटेगरीज बनती गई। सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफेरेंसिस। इथियोपिया के हादर साइट पर एक फॉसिल मिला जिसे लूसी कहा गया। ये सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफेरेंसिस फॉसिल था। लूसी का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम समझें तो लूसी सिर्फ 1.1 मीटर टॉल थी और 3.2 मिलियन साल पहले रहती थी। उसके फीमर बोन्स ने प्रूव किया कि वो बाइपेडल थी, पर वो पेड़ पर भी चढ़ सकती थी। ये स्पीशीज हंटर गैदरर भी हो सकते हैं। दूसरा था होमो हैबिलिस। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे लुइस लीकी, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लुइस लीकी और इनकी टीम ने 1964 में होमो हैबिलिस डिस्कवर किया। इसका नाम रखा हैंडीमैन। ये सबसे पुराना होमो स्पीशीज माना जाता है, जो 2.8 से 1.5 मिलियन साल पहले तंजानिया में पाया गया। तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन देश है। ये 1.4 मीटर टॉल था और इसका स्कल शेप मॉडर्न ह्यूमन से मिलता जुलता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि होमो हैबिलिस ने स्टोन टूल्स बनाए थे। आगे चलते हैं तो आता है होमो इरेक्टस। 1891 में यूजीन डुबुआ ने होमो इरेक्टस का पहला फॉसिल डिस्कवर किया। ये 1.8 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे और एशिया तक स्प्रेड हो गए। रिफाइंड स्टोल टूल्स बनाते थे और जावा के कुछ शेल्स पे एनग्रेविंग्स भी मिली, जो प्रूफ करती हैं कि ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस भी कर सकते थे। इसके बाद आता है होमो निएंडरथलनेसिस, यानी निएंडरथल्स। 4 लाख साल पहले ये होमोसेपियंस के पैरेलल एक यूरोपियन लीनिएज बना। स्पेन के ला सीमा डे लो हुएसोस साइट पे 4,30,000 साल पुराने निएंडरथल फॉसिल्स मिले हैं। ये एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज करते थे। इनके पास हंटिंग के लिए अलग अलग वेपन्स मिले थे और इवन पेंटिंग्स और ज्वेलरी भी यूज करते थे। इनमें सबसे खास बात थी कि ये बेरियल सेरेमनीज करते थे। अब हम चलते हैं होमोसेपियंस को समझने में। फॉसिल एविडेंसेस दिखाते हैं कि अर्ली होमोसेपियंस पूरे अफ्रीका में घूमते रहे। वो सिर्फ एक जगह रुकते नहीं थे, वो हर वक्त मूव कर रहे थे, अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हुए। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान अफ्रीका के बाहर भी गया। उनकी माइग्रेशन का एक अर्ली साइन इजराइल में मिला, जहां 1,80,000 साल पुराना फॉसिल मिला। ये दिखाता है कि यूरोप जाने से पहले हमारे एंसेस्टर्स पहले मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ पार्ट्स में भी गए। लगभग 45,000 साल पहले होमोसेपियंस यूरोप पहुंचे।
लेकिन वहां वो अकेले नहीं थे। नियंडरथल्स ऑलरेडी वहां रहते थे। समय के साथ हमारे एंसेस्टर्स ने उनके साथ कोएग्जिस्ट किया और इवेंचुअली उनकी जगह ली। पर होमो सेपियन सिर्फ ट्रैवलर्स नहीं थे, वो आर्टिस्ट भी थे। शोवे कैफ फ्रांस में मिली कुछ सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स लगभग 36,000 साल पुरानी है। और लस्को केव की मशहूर पेंटिंग्स करीब 19,000 साल पुरानी है। ये आर्टवर्क उनकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को दिखाते हैं। आइस एज के दौरान कुछ होमो सेपियंस ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बेरिंग लैंड ब्रिज क्रॉस किया, जो कभी साइबेरिया और अलास्का को जोड़ता था। वहां से वो धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़े और 12,500 साल पहले तक चिली पहुंच गए। इस तरह वो पूरे अमेरिका में स्प्रेड हो गई। और उसके बाद हमारी स्पीशीज जो थी, उसने रुकना नहीं जाना। हजारों सालों में होमो सेपियंस ने पूरे प्लेनेट को कॉलोनाइज ही कर लिया एक तरह से। सिविलाइजेशंस, कल्चर और बेसिकली वो दुनिया बनाई जिसमें हम आज रह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन समझने में। इसमें पहला आता है होमिनाइजेशन, कि एक्चुअली में होमो सेपियंस इवॉल्व हुए कैसे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले होमिनाइजेशन को समझते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में बदलने का प्रोसेस है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये वही जर्नी है जो हमें किसी भी लिविंग एप से अलग करती है। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं हुआ, बल्कि बिहेवियर चेंज भी हो रहा था और धीरे धीरे हम मॉडर्न ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है बाइपेडलाइजेशन, जब इंसान सीधा खड़ा होने लगा और दो पैरों पे चलने लगा। ये सबसे पहला बड़ा इवोल्यूशनरी स्टेप था, यानी दो पैरों पे चलने की एबिलिटी। जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस, ए रामिडस और ए एमेनिसिस के फॉसिल एनालाइज किए गए, तो ये कंफर्म हो गया कि बाइपेडलिज्म सबसे पुरानी होमिनिड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस रामिडस, जो 4.4 मिलियन साल पुराने हैं, उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर से ये पता चला कि ये मोस्टली ग्राउंड पे चलते थे, लेकिन फ्रूट्स गैदर करने और रात को शेल्टर लेने के लिए अभी भी ट्रीज का यूज करते थे। स्टैनफोर्ड ने 1995 में अपने किताब लिखी एंथ्रोपोलॉजिकल यूनिट के अकॉर्डिंग ये रामिडस का लोअर बॉडी बाइपीडल वॉकिंग के लिए अडेप्टेड था, ये बात रखी। फिर आता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस, जिसके पोस्ट क्रेनियल एलिमेंट्स यानी हाथ पैर और पेल्विक स्ट्रक्चर जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसका इलियाक ब्लेड छोटा है और ब्रॉड था। इस्चियम भी छोटा था। हाथ और एंकल जॉइंट्स फ्लेक्सिबल थे और बिग टो पैरेलल था। ये सब प्रूव करता है कि ये ह्यूमन लाइक था। अब एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये हुई थी 1920s में। रेमंड डार्ट ने साउथ अफ्रीका में एक स्कल डिस्कवर किया जिसे हम टोंग चाइल्ड के नाम से जानते हैं। इसका ब्रेन तो छोटा था, जो एक एप लाइक फीचर है, बट चीज हम ह्यूमन लाइक थी। इसका फोराम मैग्नम स्कल के नीचे आगे की तरफ था। इसका मतलब ये सीधा खड़ा होता था और अपराइट वॉक करता था। फिर 1930s और 40s में भी और फॉसिल्स मिले जो नियंडरथल्स और होमो इरेक्टस से भी पुराने थे। और ये प्रूव कर दिया गया कि ह्यूमंस पहले अपराइट वॉक करने लगे और बाद में ब्रेन बड़ा हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले वॉक अपराइट करने लगे और बाद में ब्रेन बड़ा हुआ। अर्ली होमिनिड्स के अंदर कुछ प्रिमिटिव फीचर्स भी थे, जैसे लंबे कर्व्ड फिंगर्स और टोस और छोटी लेग्स। ये प्रूव करता है कि वो अभी भी थोड़ा टाइम ट्रीज में स्पेंड करते थे। फिर जब होमो इरेक्टस 1.89 मिलियन ईयर्स अगो इमर्ज हुआ, तब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन जैसी हो गई। लंबी लेग्स, ज्यादा हाइट या पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल लाइफ। फिर हमने पेड़ों पे चढ़ना बंद कर दिया। अब चलते हैं दूसरे इवोल्यूशनरी स्टेप पर, जो है हैंड मैनिपुलेशन और टूल मेकिंग एबिलिटी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफेंसिस के हाथ देखते हैं। इनका साइज और प्रोपोर्शन ह्यूमंस जैसा था, लेकिन फिंगर्स ज्यादा कर्व्ड थी, जो ये बताता है कि इनका पावर ग्रिप स्ट्रांग था। जैसा कि मैंने पहले बताया था
ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस ज्यादा समय जमीन पर स्पेंड कर रहे थे, तो धीरे धीरे इनके हाथ का एनाटॉमी भी मॉडर्न होमो की तरफ शिफ्ट हो रहा था। होमिनिड्स का प्रिसीजन ग्रिप और सोचने वाला दिमाग उनको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव करने की एबिलिटी दे रहा था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक क्लासिकल व्यू ये भी है कि टूल्स का यूज ही ह्यूमन और एप के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब जब एक एंसिस्टर ने पहली बार टूल यूज करना शुरू किया, तब एक नया इवोल्यूशनरी पाथ शुरू हो गया। एक और व्यू ये कहता है कि एनवायरनमेंट और नॉन आर्बोरियल इकोलॉजिकल नीश को अडेप्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये अर्ली होमिनिड्स के इवोल्यूशन के लिए था। लेकिन रिसेंटली पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है वो ये बताती हैं कि टूल्स का यूज तो बिग ब्रेन्ड होमोसेपियंस के आने से भी पहले शुरू हो चुका था। अब तो ये प्रूफ भी मिल चुके हैं कि 2 मिलियन साल पहले मॉडिफाइड स्टोन टूल्स होमो हेबिलिस के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी टूल यूज और टूल मेकिंग दोनों तब डेवलप हो चुके थे जब ब्रेन साइज में कोई रिमार्केबल इंक्रीज भी नहीं हुआ था। पहले एक थ्योरी थी कि लार्ज ब्रेन और हाई इंटेलिजेंस टूल यूज के लिए जरूरी हैं, लेकिन अभी आइडिया आउटडेटेड हो चुका है। टूल्स का डेवलपमेंट ब्रेन के ग्रोथ से पहले ही हो गया था। सेकेंड स्टेप हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन इन डेंटेशन एंड जॉ। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेंटल इवोल्यूशन की, यानी हमारे दांत और जॉ स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए उनके बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है होमिनाइजेशन प्रोसेस का। तो चलिए समझते हैं कैसे हमारा डेंटिशन टाइम के साथ मॉडिफाई हुआ। पहला कैटेगरी जो हम देख रहे हैं वो है एप्स और अर्ली होमिनिड्स के जॉ और टीथ का फर्क। सबसे पहले अगर हम एप्स का डेंटिशन देखें तो उनके दांत बड़े होते हैं, थिक एनेमल होता है, जॉ और जॉ मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। एप्स में लार्ज कैनाइन्स और हाई कस्पिड मोलर्स होते हैं, जो उनकी डाइट और लाइफस्टाइल के हिसाब से अडेप्टेड होते हैं। लेकिन जब हम अर्ली होमिनिड्स को देखते हैं तो वहाँ ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामिडस के दांत कुछ हद तक होमो जैसे दिखते हैं। ये छोटे पेशियल एनिमल वाले और छोटे कैनाइन्स वाले होते हैं, लेकिन डेंटिशन ओवरऑल चिंपांजी जैसा ही था, यानी एक मिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म था। इनके इंसाइजर्स तो चिंपांजी जैसे थे, लेकिन कैनाइन्स लो क्रोन्ड होने के लगे थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि होमिनिड्स के दांतों में एक पेक्यूलर पैटर्न देखने को मिलता है। फ्रंट टीथ धीरे धीरे छोटी हो रही थी, जबकि टीथ का साइज बढ़ रहा था। मतलब ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन था जो हमें हमारे एंसेस्टर के डाइटरी चेंजेस की वजह से हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये चेंजेस आए। तो इसको समझने के लिए हम क्लाइमेट चेंज और जॉ इवोल्यूशन का फैक्टर समझते हैं। जॉ और टीथ के साइज में जो वेरिएशन आया उसका एक बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज था। 2.5 मिलियन साल पहले जब क्लाइमेट चेंज होने लगा तो फॉरेस्ट धीरे धीरे सवानाज में कन्वर्ट होने लगे। इसका असर प्लांट्स और एनिमल्स के कॉम्पोजिशन पर भी पड़ा और होमिनिड्स को नए तरीके से सरवाइव करना पड़ा। पैरांथ्रोपस ने लो क्वालिटी फूड पर सरवाइव किया, जिसमें ज्यादा मैस्टिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैस्टिकेशन मतलब चूइंग, चबाना नहीं पड़ता था। इसी वजह से इनके बड़े दांत, स्ट्रॉन्ग जॉ और पावरफुल जॉ मसल्स डेवलप हुए। लेकिन अगर हम होमो हैबिलिस को देखें, जो 2 से 2.5 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए, तो इनके दांत पैरांथ्रोपस जैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये लोग टूल्स का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करने लगे थे। खाना छोटा होता था तो चबाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती थी। इसीलिए इनके दांत पैरांथ्रोपस जैसे स्ट्रॉन्ग जॉ और पावरफुल जॉ मसल्स के डेवलपमेंट जैसे नहीं हुए। टूल्स का इस्तेमाल करने की वजह से होमो हैबिलिस के चीक टीथ, जॉ और जॉ मसल्स बड़े नहीं हुए। इनका एनेमल भी पतला था, जो पैरांथ्रोपाइन्स के थिक एनेमल वाले दांतों से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे टूल्स का यूज बढ़ने लगा और टीथ का सिलेक्शन प्रेशर भी चेंज होने लगा। एक इंटरेस्टिंग चेंज ये भी था
कि कस्प हाइट धीरे धीरे कम होती गई, जो कि एक एप लाइक फीचर होता है। यानी होमिनिड्स का डेंटिशन ज्यादा एफिशिएंट च्यूइंग के लिए इवॉल्व हो रहा था। तो अगर हम डेंटल इवोल्यूशन का एक ओवरऑल पैटर्न देखें तो ये कुछ इस तरह से था। दांत, जॉ और जॉ मसल्स का साइज धीरे धीरे कम होने लगा, कस्प हाइट रिड्यूस होने लगी, चीक टीथ एरिया कांस्टेंट था, फ्रंट टीथ छोटी हो गई। ये सब इस बात का इंडिकेशन है, अगर हम इन सबको एक क्यूमुलेटिवली समझे, कि हमारे एंसेस्टर्स ने अपना खाना सिर्फ दांतों से च्यू करने की बजाय टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया था। थर्ड स्टेप आता है एनसेफेलाइजेशन, ये दिमाग की वृद्धि, या हाउ आर ब्रेन ग्रू बिगर। अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी चेंज की, कि हमारे होमो हैबिलिस में या हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोसेस में एनसेफेलाइजेशन कैसे हुआ, यानी ब्रेन साइज धीरे धीरे कैसे बढ़ा। पहली बात, टूल्स का यूज और ब्रेन ग्रोथ के बीच एक बड़ा कनेक्शन है। जब प्रिमिटिव होमिनिड्स ने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इंटेलिजेंस डेवलप होने लगा। टूल्स का यूज सर्वाइवल के लिए क्रूशियल बन गया, जिसमें न्यूरल मैकेनिज्म भी डेवलप होने लगे, नर्व सिस्टम चेंज होने लगे, कल्चर और इंटेलिजेंस एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। जितना ज्यादा कल्चर डेवलप हुआ उतना ही ब्रेन का एक्सपेंशन होने लगा। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कल्चर और इंटेलिजेंस एक दूसरे का कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी। अब बात करते हैं एन्सेफलाइजेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे शुरू हुआ और चला। एन्सेफलाइजेशन का मतलब है बॉडी साइज के कंपैरिजन में ब्रेन मास का ज्यादा होना। प्राइमेट्स में ये फीचर बहुत कॉमन है। होमिनिड्स के अंदर भी ब्रेन इवोल्यूशन ग्रेजुअली नहीं हुआ, बल्कि स्टेजेस में ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स देखें तो 4 to 2 मिलियन ईयर्स अगो में ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस का ब्रेन साइज 450 सीसी से कम था, मतलब अभी भी एप्स के लेवल पर ही था। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज 650 से 700 सीसी तक बढ़ने लगा। यानी फर्स्ट होमिनिड थे ये जिसमें सिग्निफिकेंट ब्रेन ग्रोथ देखी गई। होमोसेपियंस का जब हमने ब्रेन साइज स्टडी किया अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो, तो इनका साइज पाया गया 1100 से 1556 सीसी तक। ये चिंपैंजी से ट्रिपल साइज का था, जो एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रेन साइज बढ़ने का रीजन सिर्फ बॉडी ग्रोथ नहीं था, बल्कि कल्चरल डेवलपमेंट और टूल मेकिंग भी एक मेजर फैक्टर था। आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन में स्केलेटल चेंजेस कैसे आए। लेट मायोसीन पीरियड में अफ्रीका के होमिनोइड फॉसिल्स में एप लाइक एनाटॉमी से ह्यूमन लाइक ट्रेड्स का ट्रांजिशन हुआ। इसमें एक शब्द आया, लेट मायोसीन पीरियड। अभी हम इसको ब्रीफली समझते हैं, आगे हम सारे पीरियड्स, इपॉक्स, मायोसीन, प्लेस्टोसीन सारे हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। कुछ होमिनोइड स्पीशीज का अंदर ऐसे फीचर्स मिले जो मॉडर्न ह्यूमंस जैसे थे, जो दूसरे लिविंग एप्स में नहीं होते। पहली बार ह्यूमन लाइक फीचर जैसे बाइपीडल वॉकिंग, छोटे ब्लंट कैनाइंस फॉसिल रिकॉर्ड्स में दिखाई दिए गए। हमारे जीनस यानी कि होमो में इनके सबसे पुराने फॉसिल ईस्ट अफ्रीका में मिले, जो 2.3 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। ये हर्ली होमोसेपियंस या हर्ली होमो स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ब्रेन और बॉडी साइज जैसे ही थे, लेकिन मोलर टीथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, जो डाइट में चेंज का इंडिकेशन था। 1.8 मिलियन ईयर्स अगो तक अर्ली होमो स्पीशीज प्रिमिटिव स्टोन टूल्स का यूज करके एनिमल कैरकैसेस बुचर कर रहे थे। यानी जो जानवरों के खंडित पार्ट हैं, जैसे कोई जानवर मर गया तो वो जो रिमेन्स पड़े हुए हैं उसको कैरकैसेस जो है उसको काट के पका के खाने का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ज्यादा एनर्जी रिच मीट और बोन मैरो डाइट का हिस्सा बन गया। होमो हेबिलिस ईस्ट अफ्रीका में मिला, कब मिला? 2.3 to 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। ये होमो हैबिलिस की टाइमलाइन है।
और ये बुचर्ड एनिमल बोन्स और सिंपल स्टोन टूल से एसोसिएटेड था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मुकाबले होमो इरेक्टस के पास क्लाइंबिंग के लिए फोर लिम्ब एडेप्टेशंस नहीं थे, जो उसको फुल्ली टेरेस्ट्रियल होने का प्रूफ है। होमो इरेक्टस ने ग्लोबल एक्सपेंशन दिखाया, जो उसकी इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी को हाईलाइट करता है। इस स्पीसीज का ब्रेन साइज बढ़ गया, जो 1250 सीसी तक पहुंच गया। होमो इरेक्टस का मोलर साइज छोटा हो गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मुकाबले, जो सॉफ्टर और ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट का इंडिकेशन था। होमो हाइडलबर्जेंसिस, जो आर्काइक होमो सेपियंस कहलाता है, एक एक्टिव बिग गेम हंटर था। उसने सोफिस्टिकेटेड लेवलुआ स्टाइल में टूल्स का यूज किया। फॉसिल और डीएनए एविडेंस के मुताबिक हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस अफ्रीका में तकरीबन 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुई, शायद होमो हाइडलबर्जेंसिस से ही। ह्यूमंस और एप्स के बीच जो माइनर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस थे, वो मोस्टली बायोपीडलिज्म से ही आए। मॉडर्न ह्यूमंस के आर्म छोटी और वीक होती हैं, जबकि लेग्स लंबे और स्ट्रॉन्ग। बिग टो अलाइन हो गया बाकी टोज के साथ, और टोज छोटे भी हो गए, जिस वजह से ग्रास्पिंग एबिलिटी कम हो गई। ह्यूमन फीट लंबे हो गए और आर्च डेवलप हुई, जो ज्यादा स्टेबिलिटी और बॉडी सपोर्ट देता है। लंबे लेग्स पावरफुल मसल और स्प्रिंग लाइक टेंडन्स के साथ इवॉल्व हुए, जो वॉकिंग और रनिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। कम एनर्जी कंजम्पशन की वजह से ह्यूमन ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते थे बिना कैलोरी यूज किए। ह्यूमन स्पाइन एस शेप में डेवलप हो गई, जो इरेक्ट पोस्चर और एफिशिएंट मूवमेंट सपोर्ट करता है। पेल्विस छोटी, ब्रॉड और बाउल शेप्ड हो गई, जो वॉकिंग और रनिंग के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये चेंजेस इंश्योर करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस फुल्ली टेरेस्ट्रियल एनिमल बन गए, मतलब जमीन पर ही रहने वाले। इवोल्यूशन के कारण फीमेल बर्थ कनाल नैरो हो गई, जिस वजह से चाइल्ड बर्थ ज्यादा डिफिकल्ट और रिस्की हो गया, जो दूसरे मैमल्स के मुकाबले यूनिक है। अब एक हम अलग फैक्टर पढ़ते हैं, जो है कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहला आता है कल्चर, संस्कृति। पहले वाले होमोसेपियंस काफी सिंपल कल्चर फॉलो करते थे, पर ये पहले किसी भी स्पीशीज से ज्यादा एडवांस था। 400 साल पहले तक कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव कल्चर डेवलप होने लगा, जो आज के मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर जैसा ही लगता है। 40,000 साल पहले आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में आर्टिस्टिक मटेरियल का एक्सप्लोजन दिखता है, जिससे ये माना जाता है कि तब ह्यूमन कॉग्निशन में एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होने लगा। एग्रीकल्चर के विकास से सेडेंटरी लाइफस्टाइल आया, जिसमें लोग एक जगह सेटल होके और एनवायरनमेंट के बेसिस पे अलग-अलग कल्चर डेवलप करने लगे। इसके बाद आता है आग का उपयोग। होमो इरेक्टस ने सिर्फ स्टोन टूल्स को परफेक्ट नहीं किया, बल्कि फायर को कंट्रोल और यूज करना भी सीख लिया, जो केव्स में मिले हर्थ से पता चलता है। हर्थ यानी कह लीजिए मिट्टी के बर्तन, ढांचे, सांचे वगैरह। आग की वजह से इंसान अपना खाना पका सकता था, ठंड में गर्म रह सकता था, प्रीडेटर्स या किसी जंगली जानवरों से बच सकता था, और रात में अंधेरे में देख सकता था। मिट्टी के बर्तन हर्थ के आसपास सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने लगे, और ये शायद स्पोकन लैंग्वेज के शुरू होने का भी एक कारण हो सकता है। तीसरा आता है धार्मिक विश्वास। नियंडरथल लोग 60,000 साल पहले यूरोप और नियर ईस्ट में रिचुअल ब्यूरियल करते थे, जो ये दिखाता है कि उस समय रिलीजियस बिलीफ्स डेवलप हो चुके थे। 40,000 साल पहले क्रोमैग्नॉन लोग अपने घर बनाना शुरू कर दिए और कम्युनिटीज में रहने लगे थे। ये भी एक सिंबल है धार्मिक विश्वास का। चौथा आता है भाषा, लैंग्वेज। ह्यूमन स्पीच सिस्टम दो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स पर बेस्ड है, सबग्लॉटल सिस्टम यानी लंग्स और मसल्स, और लैरिंग्स जो वोकल साउंड को कंट्रोल करता है। इंसान का वोकल ट्रैक दूसरे प्राइमेट से अलग है। पैलेट पीछे शिफ्ट हो गया और लैरिंग्स नीचे आ गया,
जिस वजह से इंसान अलग-अलग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बना सकते हैं। लैंग्वेज का विकास 1.8 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गया, जब होमो इरेक्टस अफ्रीका में इवॉल्व हो रहा था, लेकिन ये भी एक असम्पशन है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लैंग्वेज के ओरिजिन को होमो हैबिलिस से भी जोड़ते हैं, जब टूल्स और ब्रेन एनलार्जमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुरू में लैंग्वेज जेस्चर्स और गाने के साथ डेवलप हुई होगी। पांचवा आता है क्लोथिंग, कपड़े। ह्यूमन कल्चरल इवोल्यूशन में कपड़े पहनना एक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जो क्लाइमेट कॉन्कर करने में मदद करता था। 25,000 साल पहले यूएसएसआर में टेलर्ड क्लोथिंग का एविडेंस मिला, जो आज का रशिया भी है। 20 से 30,000 साल पहले स्कल्पचर और पेंटिंग काफी एडवांस्ड हो चुके थे, जिसमें कपड़ों का प्रेजेंस और एविडेंस मिलता है। 15,000 साल पहले फ्रांस के लस्को केव में पेंटिंग्स का एविडेंस मिला, जिसमें कपड़ों का पेंट किया गया था, कपड़ों को दिखाया गया था उन पेंटिंग्स में, कि उसमें जो लोग हैं पेंटिंग्स में उन्होंने कपड़े पहने हैं। आर्कटिक फॉक्स और वुल्व्स की फर का उपयोग क्लोथिंग के लिए किया जाता था, और मीसोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड में स्पेशलाइज्ड टूल जैसे नीडल्स, बीड्स और बटन्स भी पाए गए हैं। उसके बाद आता है आर्ट एंड म्यूजिक, कला और संगीत। 40,000 साल पहले यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में केव आर्ट डेवलप होने लगे। केव पेंटिंग्स में मोस्टली एनिमल्स और स्पिरिचुअल बीइंग दिखाए गए, और कुछ मार्किंग शायद एक प्रकार का रिटन कोड हो सकती है। 32,000 साल पहले यूरोप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एविडेंस मिलता है, जैसे बोन फ्लूट्स और विसल्स, जो 30,000 से 10,000 साल पुराने हैं। 35,000 से 40,000 साल पहले पोर्टेबल आर्टवर्क जैसे कार्व्ड स्टैचुएट्स यूरोप में मिले, और वीनस फिगरिन्स 28,000 साल पहले यूरोप में कॉमन हो चुके थे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, जो है एग्रीकल्चर। 10,000 साल पहले मिडल ईस्ट में एग्रीकल्चर का विकास हुआ, और इंडिपेंडेंटली सेंट्रल साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में भी डेवलप हुआ। ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया गया। एग्रीकल्चर की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 टाइम्स बढ़ गई। 10,000 साल पहले न्यूलिथिक इवोल्यूशन जब शुरू हो रही थी, जो एग्रीकल्चर और कैटल ब्रीडिंग की वजह से आई। पहले होमो सेपियंस मोस्टली केव में रहते थे, पर 20,000 साल पहले इन्होंने वुडन पोल्स और मैमथ के बोन्स का यूज करके स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। लिविंग साइट्स पहले के कंपैरिजन में काफी बड़े हो गए, और क्लैंस में 25 से 100 मेंबर्स तक रहते थे। इसराइल के जेलेफ काब्जे साइट पर 90,000 साल पुराने ह्यूमन बरेल का एविडेंस मिला है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा एक साथ दफनाए गए थे। तो इन सब का एक होलिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनता है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसको अगर हम समझें तो फोरेजिंग सोसाइटीज में भी ह्यूमंस ने बहुत वैरायटी की सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप की, जो किसी भी और प्राइमेट स्पीशीज से ज्यादा डाइवर्स है। ये सोशल डाइवर्सिटी कल्चरली एक्वायर्ड और वाइडली शेयर्ड सोशल रूल्स की वजह से बनी। ग्रुप डवेलिंग और कॉपरेशन हंटिंग और एग्रीकल्चर जैसे टास्क के लिए जरूरी हो गया, जिसने सोशल रूल्स और कस्टम्स डेवलप करने में मदद की। धीरे धीरे ये रूल स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज में बदल गए। तो अभी हमने समझा कि कैसे अर्ली ह्यूमंस धीरे धीरे एक ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े, और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और उसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या क्या अपने आइडियाज दिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में समझेंगे इसी का इवॉल्व्ड वर्जन और थिंकर्स ने इनके बारे में क्या बोला। धन्यवाद।